नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि सर्किट ब्रेकर का टॉपिक चल रहा है। तो सर्किट ब्रेकर का टॉपिक लगभग मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। उसमें कुछ टॉपिक मेरे बचे हुए हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। अभी इससे पहले सर्किट ब्रेकर की जितने टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में हम सारा डिस्कशन कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोग भी उसको पढ़ लिए होंगे। तो अब जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एक आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे हेडिंग डली हुई ऑटो रिक्लोज़र। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि ऑटो रिक्लोज़र होता क्या है, ऑटो रिक्लोज़र होता क्या है और ऑटो रिक्लोज़र की नीड क्या पड़ी मुझे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, ऑटो रिक्लोज़र एक स्कीम होती है, जैसे कि तमाम तरीके की सर्किट ब्रेकर में स्कीम डाली जाती हैं और ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो ऑटो रिक्लोज़र में एक स्कीम है। इसके द्वारा होता क्या है, जो ट्रांजिएंट फॉल्ट है उसकी कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ट्रिप होने से बचाया जाता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ट्रांजिएंट फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट को ओपन होने से बचाने के लिए ऑटो रिक्लोज़र स्कीम की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर एक ही हम एग्जाम्पल लेते, उसके बाद ऑटो रिक्लोज़र का हम लोग काम समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ये माने कि ये मेरी कोई लाइन जा रही है, यहाँ पर ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और ऐसे कोई लाइन जा रही हो, ठीक है। अब इस सर्किट ब्रेकर में के पास में मान लीजिए यहाँ पर कहीं दूर मान लीजिए पेड़ है, ये कुछ ऐसा ये पेड़ है और ये कुछ ऐसा पेड़ है और ये तमाम इसकी ब्रांचेज हैं, पेड़ की ब्रांचेज हैं। आप जानते हो होता क्या, देखिए समय समय पर लाइन का मेंटेनेंस तो किया ही जाता है। ये हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये माना है कि ये मेरी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है और ये कहीं ट्री है उसमें। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ट्रांजिएंट फॉल्ट किसे कहते हैं, वो कैसे आता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ट्रांजिएंट फॉल्ट समझ लीजिए कि जो मेरा फॉल्ट अचानक से बहुत कम टाइम के लिए आया हो और अपने आप दूर हो जाए, वो मेरा होता है ट्रांजिएंट फॉल्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही कम समय के लिए फॉल्ट आए और वो क्या हो, अपने आप ही वो दूर हो जाए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ट्रांजिएंट फॉल्ट। अब जैसे कि हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में मैं एक उदाहरण लिया हूँ, एक कोई पेड़ है और पास में पेड़ है, लाइन के पास में पेड़ है और जब हवा चली तो इस पेड़ की टहनी इस लाइन के संपर्क में आ गई। अब देखिए, दो तरीके से लाइन के संपर्क में आता है। एक तरीका ये है कि इसकी टहनी इसके कंडक्टर से टच हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि इसकी टहनी इस कंडक्टर के रेंज में आ जाए। देखिए, हाई वोल्टेज जो होता है, हाई वोल्टेज की जो लाइन होती हैं उसमें होता क्या है, अगर उसके नज़दीक भी कोई हमारा पार्ट आ जाए जिसमें वोल्टेज डिस्चार्ज हो सके, मान लीजिए टहनी यहाँ तक आ गई, तो अगर होता क्या, यहाँ पर तो इस लाइन में वोल्टेज हमारा कुछ ना कुछ अप्लाई है। मान लीजिए 132 kV की लाइन है और 132 kV क्या, मैं 400 की लाइन मान रहा हूँ। तो 400 का अगर मैं पर फेज़ निकालूँगा, 400 kV का पर फेज़ निकालूँगा तो 400/√3 आएगा। तो अगर मैं कहूँ फेज़ और ग्राउंड के बीच क्या मेरा वोल्टेज आएगा, 400/√3। तो अब अगर मैं देख रहा हूँ, अगर इस 400/√3 और इसके बीच ये कोई मान लीजिए टहनी है, ये कोई ब्रांच है, ट्री ब्रांच, ये क्या है, ट्री ब्रांच, केवल उदाहरण है समझिएगा, ये है ट्री ब्रांच है। इस ट्री ब्रांच और इस यहाँ पर जो वोल्टेज है, इसके बीच क्या इंसुलेटिंग मीडियम है, एयर है। और ये एयर कब तक आयनाइज नहीं होगी, या इस एयर और इस ब्रांच के बीच इस कंडक्टर और इस ब्रांच के बीच कब तक आयनाइजेशन नहीं होगा, जब तक आयनाइजेशन नहीं होगा, जब तक कि ये जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है इस कंडक्टर में, ये क्या करे, इस पार्ट को, ये जो इंसुलेटिंग पार्ट एयर है, इसको ब्रेक डाउन ना कर दे। तो होता क्या है, कभी कभी ट्री की जो ब्रांचेज हैं लाइन के इतने नज़दीक आ जाती हैं कि उसमें आर्किंग होता है। आर्किंग के कारण जो एयर है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है,
वो ब्रेकडाउन हो जाता है और उस ब्रेकडाउन के कारण क्या बनता है, आर्क बन जाता है, ये आर्क बन जाएगा। हुआ क्या, यहाँ पर कोई पेड़ था, पेड़ की टहनी कोई पेड़ की टहनी थी और वो क्या हुआ, वो लाइन के इतना नज़दीक आ गई, ये जो टहनी थी पेड़ की, ये लाइन के इतना नज़दीक आ गई, इतना नज़दीक आ गई कि जो कंडक्टर है, ये जो लाइन है और ये जो टहनी है, इसके बीच का जो एयर है वो ब्रेकडाउन हो गया और इस ब्रेकडाउन के कारण यहाँ पर आर्क बन जाएगी। अगर यहाँ पर आर्क बन जाएगी तो इस लाइन से यहाँ पर फॉल्ट करंट फ्लो होने लगेगी। तो क्या होगा, इस लाइन से इस आर्क के थ्रू, इस टहनी के थ्रू फॉल्ट करंट मेरी फ्लो होने लगेगी। तो ये तो आपने समझा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कि बहुत तेज़ हवा चली, नॉर्मल कंडीशन मेरा पेड़ सीधा था, तो उस कंडीशन तक इस कंडक्टर और ट्री के बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा था। उस कंडीशन में वोल्टेज जो था, अप्लाइड वोल्टेज था, वो ब्रेकडाउन डेवलप नहीं कर पाया, मतलब कि कोई आर्क यहाँ पर नहीं बन पा रही थी। काफ़ी तेज़ हवा चली या आंधी चली तो ये टहनी मान लीजिए झूल कर उसके पास, कंडक्टर के कुछ पास आ गई, उसके रेंज में आ गई। तो रेंज में आने का मतलब ये हुआ कि जो फेज और ग्राउंड के बीच का जो मेरा अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या किया, एयर को आयनाइज कर दिया, जिसके कारण आर्क डेवलप हुआ। और ये जो टहनी, ये मान लीजिए मेरा हाथ है, ये टहनी इधर से, ये मान लीजिए लाइन है और ये मेरी अगर आप मुझे ट्री समझे और ये ट्री की ब्रांच, मेरे हाथ को ट्री की ब्रांच समझे। तो हुआ क्या, जब बहुत तेज़ से आंधी आई तो ये एक बार ऐसे गया, तो ये अगर रेंज में आ गया, ये देखिए कंडक्टर के रेंज में आ गया, कंडक्टर से करीब इतना नज़दीक है, कंडक्टर के अगर रेंज में आ गया तो कंडक्टर और मेरे हाथ में एक आर्क डेवलप होगा और इस आर्क के कारण फॉल्ट करंट फ्लो होगी। लेकिन ये जैसे हवा चली थी तो इधर गया था ब्रांच, और फिर जैसे हवा बंद हो गई या हवा दूसरे साइड चली तो ये ब्रांच आगे फिर हट जाएगी। ये जो ब्रांच गई तो आर्किंग आई और ये ब्रांच हटी तो आर्किंग ख़त्म। तो ये जो फॉल्ट आया, इस कंडीशन में जो फॉल्ट आया बहुत कम टाइम के लिए आया। इसको आप मिली सेकेंड में नाप सकते हो, लगभग काफ़ी कम टाइम के लिए आया और बहुत कम मिली सेकेंड के लिए आया। तो इस फॉल्ट को मैं क्या बोलूँगा, ट्रांजिएंट फॉल्ट बोलूँगा। तो एक चीज़ आप और ये जान लीजिए कि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें 90% ट्रांजिएंट फॉल्ट आते हैं, 90% ट्रांजिएंट फॉल्ट आते हैं, बाकी 10% ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये लगभग डेटा है। लगभग 90% ट्रांजिएंट फॉल्ट आते हैं और 10% ऐसा होता है कि हमारा स्टेबल फॉल्ट है। स्टेबल फॉल्ट का मतलब कंडक्टर टूट के ज़मीन में गिर जाए, परमानेंट गिर जाए, तो ये स्टेबल फॉल्ट है। कंडक्टर आपस में दोनों परमानेंट शॉर्ट हो जाएं, ये स्टेबल फॉल्ट है। लेकिन अगर किसी टाइम के लिए, किसी मिली सेकेंड टाइम के लिए कोई फॉल्ट आया, जैसे ट्री की ब्रांच है जो कंडक्टर के नज़दीक गई, या तो लाइटनिंग के कारण हमारा फॉल्ट आ गया, उस कंडीशन में आप समझ रहे होंगे ना, लाइटनिंग के कारण भी हमारा फॉल्ट आता है, वो लगभग माइक्रो सेकेंड के लिए लाइटनिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी मेरा फॉल्ट आएगा, आप समझ रहे होंगे। या ब्रांच के कारण भी मेरा फॉल्ट आएगा, या तो कोई बर्ड है, वो बर्ड अगर मान लीजिए कुछ वहाँ बैठकर अपने शरीर से टच करा के ग्राउंड करा दे, या कोई लकड़ी वकड़ी जो भीगी हुई लकड़ी है वो कंडक्टर में डाल दे, तो उससे भी ट्रांजिएंट फॉल्ट आने के चांसेस होते हैं। ट्रांजिएंट फॉल्ट का मतलब आप ये समझिए कि ऐसा फॉल्ट जो कभी सिस्टम में आए और सिस्टम में बहुत कम टाइम के लिए आए और अपने से दूर हो जाए, मिली सेकेंड के अंदर वो दूर हो जाए, तो वो मेरा कहलाएगा ट्रांजिएंट फॉल्ट। तो इस कंडीशन में देखिए, फॉल्ट तो फॉल्ट सर्किट ब्रेकर के लिए, चाहे ट्रांजिएंट फॉल्ट हो चाहे स्टेबल फॉल्ट हो, सर्किट ब्रेकर मेरा उसको फॉल्ट ही समझेगा, ठीक है। फॉल्ट आएगा तो आप जानते हो फॉल्ट करंट किलो एम्पियर में, या मैं ये कहूँ कि फॉल्ट करंट फ्लो होगी, जिसके कारण सर्किट ब्रेकर मेरा ट्रिप करेगा। वो सेंस कौन करता है, रिले करता है। तो जिस भी कंडीशन में चाहे ट्रांजिएंट फॉल्ट आए चाहे स्टेबल फॉल्ट आए, तो रिले सेंस करेगा, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप होने के लिए देगा। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये फॉल्ट जो मेरा आया बहुत कम समय के लिए आया, मिली सेकेंड के लिए आया, और ये फॉल्ट आया जैसे ट्री की ब्रांच थी, वो ट्री की ब्रांच यहाँ कंडक्टर के नज़दीक आई और फिर हवा दूसरी ओर मुड़ी फिर हट गई, हुआ ना ऐसा।
तो ये बहुत कम टाइम के लिए हुआ, लगभग मिली सेकेंड के लिए हुआ। तो इस कंडीशन में देखिए जैसे आया और अब मेरा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए, सर्किट ब्रेकर मेरा ट्रिप हो गया। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ट्री की ब्रांच है मेरा, हाँ ट्री की ब्रांच इस कंडक्टर के नज़दीक आई, ये मेरा कंडक्टर, ये ब्लैक कलर में जो हम दिखाएं ये कंडक्टर है, इसके नज़दीक आया। जैसे नज़दीक आया इस कंडक्टर और मेरे हाथ के बीच आर्किंग होगी, इस आर्किंग के कारण आर्किंग करंट के थ्रू फॉल्ट करंट फ्लो होगी। तो हो गया क्या, इस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन हो जाएगा का मतलब ये हुआ जो आगे सप्लाई जा रही थी वो ब्रेक हो गई। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रांजिएंट फॉल्ट था और ये बहुत मिली सेकेंड के लिए यहाँ पर गया, उसके बाद फिर नीचे हट गया मेरे ब्रांच, या तो ऊपर ब्रांच चली गई या तो फिर ब्रांच वापस लौट आई। तो अब मैं देख रहा हूँ मिली सेकेंड के अंदर मेरी ब्रांच आ गई बाहर, लेकिन अब लाइन मेरा क्या होगा, परमानेंट ओपन हो गया। किसके कारण, ये सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन कर दिया। तो हम ये चाहेंगे अगर मैं सर्किट ब्रेकर में कुछ ऐसा स्कीम प्रोवाइड कर दूं कि वो इंतज़ार कर ले, ये कुछ टाइम के लिए इंतज़ार कर ले कि भाई फॉल्ट मेरा ज़्यादा समय के लिए तो नहीं है, मिली सेकेंड के लिए फॉल्ट है, तब तक सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन हो जाए। जैसे ये मेरा हाथ है, ये ब्रांच है, ये नज़दीक आया, तुरंत आर्किंग के कारण फॉल्ट करंट ओपन फ्लो हुई और तुरंत क्या होगा, सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन हो जाएगा। अब सर्किट ब्रेकर मेरा तुरंत ओपन हो गया, उसके बाद जैसे ये ट्री ब्रांच हट गई, फॉल्ट करंट यहाँ पर जीरो हो गई। तो उस कंडीशन में अगर हम ऐसा सिस्टम कर दें कि जैसे फॉल्ट आए सर्किट ब्रेकर तुरंत ट्रिप कर जाए और फिर जैसा ही फॉल्ट हटे सर्किट ब्रेकर अपने आप क्लोज हो जाए, तो इसी स्कीम को हम बोलते हैं ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम या तो ऑटो रिक्लोजर स्कीम। बात आप समझ पा रहे होंगे। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये ट्री की ब्रांच है, यहाँ नज़दीक आई और जैसे ही आर्किंग करंट फ्लो हुई या फॉल्ट करंट फ्लो हुई, सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन हुए लगभग मिली सेकेंड के लिए। जैसा ये जैसे ये ट्री ब्रांच हटा और फिर से सर्किट ब्रेकर मेरा क्लोज हो गया। तो ये जो स्कीम है, जो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप किया उसके बाद फिर से पुनः क्लोज कर लिया, ये क्या कहलाता है, ऑटो रिक्लोजर की स्कीम। और ये होता है EHV लाइन में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है। जनरली देखिए प्रोवाइड करने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः EHV लाइनों में ही प्रयोग होता है, ऑटो रिक्लोजर स्कीम होता है। इससे होता क्या है कि अनावश्यक हम ट्रिपिंग से बचते हैं। होता ये है कि जैसे ही मेरा फॉल्ट आता सर्किट ब्रेकर में, जैसे ही फॉल्ट आएगा तुरंत सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, तुरंत ओपन होगा, जो भी टाइम लेता है अपना ओपन होगा। अब ये ट्रांजिएंट फॉल्ट था तो सर्किट ब्रेकर पहले तो ओपन हो गया, पहली कंडीशन में जैसे फॉल्ट आएगा सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन होगा। फिर कुछ मिली सेकेंड बाद ये देखेगा, अगर ये फॉल्ट फिर कुछ मिली सेकेंड बाद हम ये देख रहे हैं कि फॉल्ट अभी बना है। अब क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर एक बार क्लोज होने की कोशिश करेगा, सर्किट ब्रेकर क्लोज होने की कोशिश करेगा। अगर फॉल्ट है तो ये जो क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, ये क्लोज नहीं होगा, ये फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉल्ट मान लीजिए ट्रांजिएंट फॉल्ट था, ये फॉल्ट ना रहे, ये फॉल्ट कुछ मिली सेकेंड बाद फॉल्ट क्लियर हो जाता तो ये सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं होता, ओपन के बाद क्लोज हो जाता। मतलब ये है सीधा आप मोटा ये समझिए, जब भी मेरा सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा एक बार वो ऑटो रिक्लोजिंग के कारण वो फिर से क्लोज होना चाहेगा। अगर लाइन में फॉल्ट बना हुआ है तो वो फिर से ओपन हो जाएगा। अदरवाइज अगर लाइन में फॉल्ट क्लियर हो गया होगा तो जो फिर से क्लोज होना चाह रहा था वो क्लोज हो जाएगा। कई बार होता है एक स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में हम प्रोटेक्शन ऑटो रिक्लोजर का देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ये कहें कि जैसे फॉल्ट आने के बाद होगा क्या कि फॉल्ट आया, जैसे मेरा फॉल्ट कहीं पर आया, फॉल्ट आने के बाद जैसे फॉल्ट आएगा सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये लगभग 12 मिली सेकेंड बाद ये फिर से क्या करेगा, क्लोज करने के लिए प्रोसेस करेगा, क्लोज करने की कोशिश करेगा। अगर फॉल्ट बना हुआ है तो ये फिर से ओपन हो जाएगा। फिर से कुछ टाइम बाद, मैं मान लूँ कि लगभग 20 मिली सेकेंड बाद फिर से ये क्लोज होने की कोशिश करेगा। अगर मेरा फॉल्ट यहाँ पर क्लियर हो गया
अगर मेरा फॉल्ट क्लियर हो गया तो ये सर्किट ब्रेकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो रिक्लोजर यहाँ पर पहले स्टेप में, ये जो पहला स्टेप था, पहले स्टेप में तो क्लोज नहीं कर पाया सर्किट ब्रेकर को, लेकिन दूसरे स्टेप में ये सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर ले गया। तो ये कब ऑपरेट हो पाएगा, लेकिन ये कंडीशन कब की थी, जब हमारा ट्रांजिएंट फॉल्ट था तभी के लिए है। अगर परमानेंट फॉल्ट होगा तो चाहे जितनी बार रिक्लोजिंग की कोशिश करेगा फॉल्ट बना ही रहेगा सर्किट ब्रेकर में, तो उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर मेरा क्लोज नहीं होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखिए एक चीज़ फिर से समझिएगा, एकदम एक लाइन में बताते हैं। जब भी कभी फॉल्ट आता है सर्किट ब्रेकर, जब भी कभी ट्रिप होता है, EHV लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में होता क्या, सर्किट ब्रेकर मेरा कोशिश करेगा रिक्लोज होने की। अगर फॉल्ट बना हुआ है कुछ मिली सेकेंड बाद, हमने माना 12 मिली सेकेंड बाद फॉल्ट बना हुआ है, तो सर्किट ब्रेकर क्लोज होने की कोशिश करेगा बट क्लोज नहीं होगा। फिर कुछ मिली सेकेंड बाद, मतलब 20 मिली सेकेंड बाद सेकेंड स्टेप में फिर से वो रिक्लोज होना चाहेगा। अगर फॉल्ट बना है तो फिर से क्लोज नहीं होगा, फिर से ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर फॉल्ट क्लियर हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये क्लोज हो जाएगा। तो इससे हमको रिक्लोजर से फ़ायदा क्या हुआ कि हम अनवांटेड ट्रिपिंग से बच सकते हैं। देखिए अगर मैं जान रहा हूँ कि लाइन में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में 90% ट्रांजिएंट फॉल्ट आते हैं, और ये ट्रांजिएंट फॉल्ट हमारे माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड के लिए आते हैं, तो अगर हम ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर दें कि मिली सेकेंड के बराबर ओपन रहे, उसके बाद फिर से अपने आप क्लोज हो जाए, फिर से अपने आप क्लोज हो जाए, तो हम अनावश्यक सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग से, अनावश्यक लाइन की ट्रिपिंग से बच सकते हैं। इसलिए हम ऑटो रिक्लोजर स्कीम का यूज करते हैं। इसको समझते हैं होता क्या है, इसको ऐसे हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर फॉल्ट आया तो इसको हम लिख सकते हैं फॉल्ट आकर। अगर आप समझ ही रहे होंगे, जैसे ही फॉल्ट आएगा सबसे पहला काम क्या रहेगा, ब्रेकर मेरा ट्रिप होगा। सबसे पहले क्या होगा, ब्रेकर ट्रिप होगा। समझते चलिएगा इसको, ब्रेकर ये ट्रिप होगा। सबसे पहले फॉल्ट आया, यहाँ पर फॉल्ट आएगा, पहली कंडीशन ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। हमने ये बताया भी है। वो कुछ मिली सेकेंड बाद, वो हो सकता है 12 मिली सेकेंड है कि और ज़्यादा है, कुछ मिली सेकेंड बाद क्या करेगा, ब्रेकर रिक्लोज होना चाहेगा। ब्रेकर रिक्लोज होना चाहेगा, इसको मैं लिख देता हूँ, ब्रेकर रिक्लोजेस। ब्रेकर रिक्लोजेस। अब ब्रेकर रिक्लोज होने चाहेगा। अब इसमें दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन पहली क्या बनेगी, इफ़ फॉल्ट परसिस्ट। अगर फॉल्ट बना हुआ है तो इस कंडीशन में जो रहेगा ट्रिप है, इस कंडीशन में जो सर्किट ब्रेकर मेरा ट्रिप है वो ओपन ही बना रहेगा। जो ट्रिप था वो ओपन ही बना रहेगा। इस कंडीशन में देखिए सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आया, ब्रेकर ट्रिप हुआ, ट्रिप होने के बाद वो रिक्लोजर इसमें जो लगा है, रिक्लोजर के दो काम हैं। वो क्या करेगा, एक अगर वो देखेगा अगर फॉल्ट बना हुआ है, इफ फॉल्ट परसिस्ट, तब वो ट्रिप सर्किट ओपन हो जाएगा। ट्रिप सर्किट जो सर्किट ब्रेकर मेरा ऑलरेडी ओपन था वो ओपन ही रहेगा। अगर या तो दूसरी कंडीशन ये बनती है, या तो फॉल्ट क्लियर हो जाए, अगर फॉल्ट मान लीजिए क्लियर हो गया, अगर फॉल्ट मेरा क्लियर हो जाएगा तो होगा क्या, इस टाइम में ब्रेकर मेरा फिर से क्लोज हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। फॉल्ट देखिए, सबसे पहले फॉल्ट आएगा, फॉल्ट के बाद सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद जो रिक्लोजर लगा है इसके दो काम होते हैं। एक कंडीशन वो देखेगा फॉल्ट कहीं बना हुआ तो नहीं है, अगर फॉल्ट बना है तो सर्किट ब्रेकर को पुनः वो ओपन रखेगा जो रिक्लोज होना चाह रहा था। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फॉल्ट मेरा क्लियर हो गया तो उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर मेरा क्लोज हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग बना लीजिए। उसके बाद हम आगे इसके बारे में 2-3 लाइन और लिख लेते हैं इनके बारे में, जो हमने बताया कि भाई इसको कहाँ यूज करते हैं और
होता क्या है, सर्किट ब्रेकर में जितना लाइन हमारी कम ट्रिप होगी उतना हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। ये चीज़ तो आप समझ ही रहे हो। कम से कम ट्रिपिंग ज़्यादा स्टेबल हमारा सिस्टम, ज़्यादा ट्रिपिंग ख़राब स्टेबिलिटी है ना। हम यही तो चाहते हैं हमारी ट्रिपिंग कम से कम हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसके प्रयोग से, या तो हम लिख सकते हैं ऑटो रिक्लोजर, ऑटो रिक्लोजर, ऑटो रिक्लोजर ऑटो रिक्लोजर स्कीम, ऑटो रिक्लोजर स्कीम, ऑटो रिक्लोजर स्कीम के द्वारा पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। ऑटो रिक्लोजर स्कीम के द्वारा पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। ये क्यों इम्प्रूव हुई? क्योंकि हम कम से कम ट्रिपिंग कराएं सर्किट ब्रेकर की, कम से कम लाइन हमने ट्रिप कराया, तो इसलिए हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी इम्प्रूव हुई। दूसरा, इसका प्रयोग या इस स्कीम का प्रयोग EHV लाइन में किया जाता है, ठीक है। अगला सामान्यतः ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, सामान्यतः ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में 90% ट्रांजिएंट फॉल्ट में जैसे लाइटनिंग हो गया, जैसे बर्ड के कारण कुछ, जैसे ट्री ब्रांच के कारण कुछ हो जाए आता है, ट्री ब्रांचेस 90% ट्रांजिएंट फॉल्ट आता है। देखिए कितना फ़ायदा है ऑटो रिक्लोजर का, मतलब कि फॉल्ट जितना फॉल्ट आया उसमें 90%, देखिए गौर करने वाली बात है, 90% केस में आपका ट्रांजिएंट फॉल्ट आता है। अगर ऑटो रिक्लोजर नहीं हम लगाते तो 90% जो केस था उसमें भी सर्किट ब्रेकर मेरा ट्रिप हो जाता, लाइन मेरी ओपन हो जाती। कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें चेंज हो जा रही है, आप समझ रहे होंगे ना, कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी चेंज हो जा रही है। ऑटो रिक्लोजर के यूज से आप 90% मतलब 100 का 90% आप ट्रिपिंग बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि लगभग 90% में ट्रांजिएंट फॉल्ट आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये पावर सिस्टम के लिए। 90% केसों में आपकी ट्रांजिएंट फॉल्ट आता है, और ट्रांजिएंट फॉल्ट में हम क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं कि सर्किट मेरा ट्रांजिएंट फॉल्ट की कंडीशन में, जिस कंडीशन में ट्रांजिएंट फॉल्ट है, जितनी देर के लिए ट्रांजिएंट फॉल्ट है उतनी देर के लिए केवल सर्किट मेरा ओपन हो जाए और उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, है ना। यही तो हम चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम ऑटो रिक्लोजर का यूज करते हैं। ऑटो रिक्लोजर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग समझिएगा। चलिए, तो ये ऑटो रिक्लोजर का बड़ा छोटा टॉपिक था, और इसमें देखिए ये तीनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और लिखवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लिखवा सकते हैं। ब्रेकिंग टाइम में कितना मिलीसेकंड लगता है, तो वो ज़्यादा चीज़ें हम नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि अगर बहुत सारा हम प्रैक्टिकल डेटा दे देंगे तो आपको याद रखने में दिक्कत होगी। लेकिन आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा कि जो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, इस चीज़ को समझिएगा। हाँ, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, और आपको जैसे मैं बताया हूँ सर्किट ब्रेकर का लगभग ये सारे टॉपिक लास्ट कंडीशन के हैं।
सारे टॉपिक लास्ट ही स्टेज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ब्रीफ में सर्किट ब्रेकर का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, आप लोग खुद ही देखे होंगे लेक्चर। अब हम लोग एक डिस्कस करते हैं, सर्किट ब्रेकर का टोटल ब्रेक टाइम होता है। टोटल ब्रेक टाइम में क्या क्या होता है? टोटल ब्रेक टाइम, टोटल ब्रेक टाइम, टोटल ब्रेक टाइम। एक चीज़ देखो यार, समझो, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। देखिए इसके बारे में डिटेल में आपको जब रिले पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में बताया जाएगा। इसमें हम कुछ चीज़ें मानेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। होता क्या है, मान लीजिए ये मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, हाँ, ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें तमाम चीज़ें लगी होंगी। सर्किट ब्रेकर लगा होगा, ये मेरा सर्किट ब्रेकर है, और ये मेरा मान लीजिए आइसोलेटर है, ये मेरा आइसोलेटर है, और इस आइसोलेटर को अभी यहाँ आइसोलेटर बना देते हैं, और यहाँ मेरी सीटी है। ये क्या है? सीटी है। तो इसका होता कनेक्शन कुछ ऐसा है। होता ये है कि एक कंट्रोल रूम बना होता है, एक क्या होगा? कंट्रोल रूम बना होगा, और इस कंट्रोल रूम में कंट्रोल पैनल लगा होता है। इस कंट्रोल रूम में कंट्रोल और रिले पैनल लगा होता है, और इसमें इस कंट्रोल और रिले पैनल में क्या लगा होता है? रिले लगा होता है। और इस सीटी का कनेक्शन इस रिले से होता है, ठीक है। इस सीटी का कनेक्शन इस रिले से होता है, और इस रिले से कनेक्शन इस सर्किट ब्रेकर में होता है। तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि अगर जब भी मेरा फॉल्ट आता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी मेरा फॉल्ट आएगा, फॉल्ट की कंडीशन में इस लाइन में करंट लगभग किलो एम्पियर में प्रवाहित करेगी। अगर इस लाइन में फॉल्ट आएगा, इसमें किलो एम्पियर में, या तो मैं कहूँ अधिक करंट फ्लो होगी, तो जाहिर सी बात है इस सीटी में भी अधिक करंट फ्लो होगी। और ये सीटी में अधिक करंट फ्लो होने वाली कहाँ जा रही है? रिले में जा रही है। जब इसमें अधिक करंट फ्लो होगी तो ये रिले क्या करेगा? सेंस करेगा। ये रिले क्या करेगा? सेंस करेगा। और फिर क्या करेगा? फिर ये रिले ऑपरेट होगा। क्या होगा? रिले ऑपरेट होगा। रिले ऑपरेट होने के बाद ये रिले क्या करेगा? ये सिग्नल देगा किसको? सर्किट ब्रेकर को। फिर क्या होगा? ये सर्किट ऑपरेट होगा। ये सर्किट ऑपरेट होगा। जब ये सर्किट सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा तो फाइनली आपका सर्किट ब्रेकर ओपन होगा। बात यहाँ तक समझिए। यहाँ इस कंडीशन में आप लोगों ने ये देखा कि इसमें इस पूरी प्रक्रिया में हमने क्या बताया? ये लाइन मेरी जा रही है, नॉर्मल कंडीशन है। इसमें अगर नॉर्मली कोई करंट फ्लो हो रही है तो सीटी में भी नॉर्मली करंट फ्लो होगी, लेकिन सीटी के सेकेंडरी में जो करंट फ्लो होगी इस कंडीशन में करंट का इतना अधिक मान नहीं होगा कि इस रिले को ऑपरेट करा पाए या रिले को पिकअप करा पाए। लेकिन जब फॉल्ट आता है तो इस लाइन में करंट की वैल्यू बढ़ती है। इस लाइन में अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? इस सीटी में भी करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर इस सीटी में करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इस रिले में भी करंट की वैल्यू बढ़ेगी। इस कंडीशन में रिले ऑपरेट हो जाएगा या रिले पिकअप हो जाएगा। रिले जब ऑपरेट होगा तो ये सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा, और इस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर मेरा ऑपरेट होगा। जब मेरा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है तब फाइनली लाइन मेरी ओपन मानी जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में, ट्रिप कराने की पूरी प्रक्रिया में आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपने देखा हो इस पूरी प्रक्रिया को, सर्किट को ऑपरेट कराने में मेरा रिले ऑपरेट करता है और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है। तो कुछ ना कुछ समय रिले को भी लगता होगा, कुछ ना कुछ समय
रिले को भी लगता होगा और कुछ ना कुछ समय सर्किट ब्रेकर को भी लगता होगा। अब ये जो रिले ऑपरेट हुआ और ये जो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हुआ, इन दोनों समय का जो योग होता है, इन दोनों समय का जो योग होता है, यही मेरा होता है टोटल ब्रेक टाइम। टोटल ब्रेक टाइम कहूँ या तो मैं कहूँ टोटल ब्रेक टाइम कहूँ या तो मैं कहूँ फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। इन दोनों, ये देखिए रिले को भी ऑपरेट करने में समय लगेगा और इस सर्किट ब्रेकर को भी ऑपरेट होने में समय लगेगा, और इसके बाद जो मेरा टाइम आया दोनों का मिली सेकेंड का, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो यही मेरा टोटल ब्रेक टाइम होगा या फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होगा। काफ़ी आसान चीज़ है, इसमें हम लोग लिखेंगे। आइए हम लोग लिखते हैं। तो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम आप यहाँ से देख के बताइएगा। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर हमने देखिए सर्किट ब्रेकर भी बताया, सीटी भी बताया, रिले भी बताया, CNR पैनल भी बताया, ये बड़ा शार्ट में बताया है, बहुत ही शार्ट इंट्रोडक्शन है। जब हम रिले के बारे में बताएंगे तो आपको ब्रीफ में थोड़ा सा ये बताएंगे, तो वहाँ हो सकता है आपको और एकदम और विजिबल हो। ये जितनी ज़रूरत थी हमने यहाँ पर उतना ही डिस्कशन किया, क्योंकि ये ब्रेकर का, सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड हमको टॉपिक बनाए रखना है, इसलिए हम रिले में ज़्यादा नहीं अंदर जा रहे हैं डीपली, ना तो ज़्यादा सीटी में अंदर जा रहे हैं। हमको सर्किट ब्रेकर पर कंसंट्रेट करके चलना है, तो इसलिए शार्ट इंट्रोडक्शन हमने बताया। और ये आपने देखा कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम या टोटल ब्रेक टाइम क्या है, रिले का ऑपरेटिंग टाइम और सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिखूँगा, रिले टाइम प्लस सर्किट ब्रेक, रिले टाइम प्लस सर्किट ब्रेकर टाइम, सर्किट ब्रेकर टाइम, रिले टाइम प्लस सर्किट ब्रेकर टाइम। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। देखिए, रिले को भी ऑपरेट होने में कुछ टाइम लगता होगा, रिले को भी ऑपरेट होने में कुछ टाइम लगता होगा। तो वो टाइम किस तरीके से हमको समझ में आता है? रिले टाइम होता है इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट, इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट टू, इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट टू क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट, क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट। हमने क्या कहा? इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट। इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट का मतलब जैसे ये फॉल्ट आया, तो जैसे ही फॉल्ट आया यहाँ पर ये टाइम काउंट करेगा, यहाँ पर ये फॉल्ट आया। अब उसके बाद क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट, उसके बाद इसको देखिए, यहाँ सर्किट ब्रेकर में एक ट्रिपिंग कॉइल लगा होता है, इसी को मैं बोल सकता हूँ ट्रिप सर्किट। तो यहाँ फॉल्ट आने के बाद ट्रिप सर्किट को सिग्नल भेजने में जितना समय लगा वही मेरा कहलाता है रिले टाइम। होता क्या है, जैसे अब थोड़ा सा बता ही देते हैं, बहुत शार्ट में बताएंगे। होता क्या है, रिले मेरा डिस्क टाइप, मान लीजिए कोई रिले है, मैंने ये ले लिया और ये चुंबक है, ये रिले। तो रिले में जैसे रिले ऑपरेट होगा, ये क्या होगा, एक ये सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कॉइल से या ट्रिप सर्किट से ये जुड़ा रहता है, ट्रिप सर्किट से जुड़ा रहता है। जब ये इसमें फॉल्ट आएगा, जब सर्किट में फॉल्ट आएगा, रिले मेरा ऑपरेट होगा। अगर रिले ऑपरेट होगा तो ये आपकी डिस्क घूमेगी। जब आपकी डिस्क घूमेगी तो इससे जुड़ा हुआ ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये भी घूमेगा। तो ये घूम कर ये करीब इस दिशा में आएगा और घूमने के बाद ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। जब ये घूम कर ये कनेक्ट होगा तो ये जो घूमने में समय लगा वही कहलाता है रिले का टाइम। तो इसीलिए हमने लिखा इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट टू क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट। फॉल्ट जैसे ही आया वहाँ से लेकर
ट्रिप सर्किट को क्लोज होने में जो समय लगा वही मेरा क्या कहलाएगा, रिले टाइम। ठीक है, ये मेरा कहलाएगा रिले टाइम। अब देखिए मैं कोशिश किया हूँ आपको शार्ट में समझाने की, उम्मीद भी मैं यही करके चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इनकेस नहीं भी समझ में आएगा तो इसके बारे में जब हम लोग रिले में डिस्कशन करेंगे तो एक बार वहाँ पर और डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है, उसी तरीके से मैं समझा भी रहा हूँ। अब ये वाला हमको पता चल गया रिले टाइम। अब हम कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर टाइम। सर्किट ब्रेकर टाइम, सर्किट ब्रेकर टाइम में होता क्या है समझिए। सर्किट ब्रेकर में देखिए यहाँ से यहाँ तक रिले टाइम हो गया और यहाँ पहले रिले ऑपरेट करता था, उसके बाद सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता था। तो मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से हमको इसके आगे की प्रक्रिया, इस क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट के आगे की प्रक्रिया से हमको गुजरना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट, क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट, क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट, क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट। देखिए जैसे ही सर्किट ब्रेकर में ट्रिप सर्किट क्लोज होगा, जैसे ही सर्किट ब्रेकर में ट्रिप सर्किट क्लोज होगा, होगा क्या, जैसे ही सर्किट ब्रेकर का ट्रिप सर्किट क्लोज होगा, सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो आर्क बनेगी और आर्क जब बुझ जाएगी तब मेरा सर्किट ओपन फाइनली माना जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ जैसे ट्रिप सर्किट को क्लोज हुआ तो ट्रिप सर्किट को सिग्नल गया, सिग्नल जैसे जाएगा सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, सर्किट ब्रेकर जैसे ही ओपन होगा आर्क बनेगी, आर्क बनने के बाद फिर क्या होगा, आर्क क्वेंच होगी। जब फाइनली आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगी तभी आपका सर्किट ब्रेकर का टाइम कंप्लीट होगा। मतलब कि ट्रिप सर्किट के ऑपरेट होने से लेकर फाइनली आर्क एक्सटेंशन तक का टाइम मेरा क्या कहलाएगा, सर्किट ब्रेकर टाइम। मतलब ट्रिप सर्किट को जैसे सिग्नल मिला वहाँ से ले करके सर्किट ब्रेकर को अगर ट्रिप सिग्नल मिलेगा तो सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, ओपन होगा तो उसके बाद आर्क बनेगा, आर्क बनने के बाद जब आर्क मेरी बुझ जाएगी तब मैं मानूंगा कि ये मेरा सर्किट ब्रेकर का टाइम कंप्लीट हुआ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट टू फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन, फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन, फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन। ठीक है, या तो इसी को आप बोल सकते हैं, या तो इसी को आप बोल सकते हैं ब्रेकर ओपनिंग टाइम, ब्रेकर ओपनिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम, प्लस आर्किंग टाइम, ब्रेकर ओपनिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम। तो ये होता है आपका टोटल ब्रेक टाइम। टोटल ब्रेक टाइम आपका रिले के टाइम और सर्किट ब्रेकर के टाइम दोनों से इंक्लूड होके बना है। देखिए मैं यहाँ पर कोशिश किया हूँ कि शार्ट में ही इनको समझाऊँ, लेकिन अगर इनकेस अगर आपका 2-4% इसमें कन्फ्यूजन बचा रह गया तो ये घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 2-4% इस टॉपिक में कन्फ्यूजन बना होगा और ये तभी क्लियर होगा जब आप रिले पढ़ लेंगे तब। बताने के लिए देखिए हम यहाँ तो बता सकते हैं रिले में क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है, लेकिन जब मेरा रिले का टॉपिक आएगा तब भी तो मुझे रिले के बारे में बताना होगा। तो मैं क्यों 2 बार किसी एक टॉपिक में टाइम आपका वेस्ट करूं। तो मैं क्या करता हूं कि इस टॉपिक को 60 मिनट इंट्रोड्यूस किया हूं, यहां तक आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो घबराने की बात नहीं है। जब आपका रिले का टॉपिक आएगा तो रिले के टॉपिक में कंप्लीट रिले के बारे में डिटेल में हम लोग बताएंगे। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में हमने तो पढ़ ही लिया है, फिर हम रिले के बारे में पढ़ लेंगे तो रिले के टाइम, सर्किट ब्रेकर का टाइम दोनों हम समझ जाएंगे। बात यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे।
तो ऐसा करते हैं, अब इस टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो यार, अभी तक आप लोगों का सारे सर्किट ब्रेकर के बारे में हमने बता दिया है, कितने टाइप के हम लोग पावर सिस्टम में सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं और इनका नामकरण इनके आर्क क्वेंचिंग मीडियम के अनुसार हुआ है। आप ये समझ लीजिए, जितना चाहे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो या एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर हो या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो, सभी सर्किट ब्रेकर का नामकरण इनके जो आर्क एक्सटिंक्शन के लिए या आर्क क्वेंचिंग के लिए जो मीडियम होता है उनके अनुसार किया गया है। तो हम क्या करते हैं, सारे सर्किट ब्रेकर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, उसमें उनको हम उनकी वोल्टेज रेटिंग समझ लेते हैं। एक टेबल में अगर हम लिख लेंगे तो हमको याद करने में या समझने में ज़्यादा आसानी होगी। एक अगर टेबल में बना लूँगा तो हमको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। उनका समझ लेते हैं कि कितने वोल्टेज रेटिंग के लिए कौन कौन सर्किट ब्रेकर मेरा यूज़ होता है, क्या ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग समझ लेंगे अगर हम एक टेबल बना लें। तो चलिए वही किया जाए। हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, उसमें मैं क्या करता हूँ, एक मान लेता हूँ, ये मैं मान लूँ कि ये मेरा सीरियल नंबर हो गया, ये मेरा वोल्टेज रेटिंग हो गया, या तो ऐसे करते हैं, नेम ऑफ सर्किट ब्रेकर इसको कर लेते हैं, नेम ऑफ सर्किट ब्रेकर, नेम ऑफ सर्किट ब्रेकर। और ये मेरा हो जाएगा आर्क क्वेंचिंग मीडियम, आर्क क्वेंचिंग मीडियम, ये मेरा आर्क क्वेंचिंग मीडियम हो गया। और ये मेरा हो जाएगा वोल्टेज रेटिंग, मतलब कितने वोल्टेज तक यूज़ होता है, वोल्टेज रेटिंग एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी। देखो ये जब हम लोग चार्ट बना लेंगे, ये एक टेबल बना लेंगे तो हमको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो हम लोग सबसे पहला शुरुआत करते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब MCB। ये क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और इसका क्वेंचिंग मीडियम क्या होता है, जैसे आपकी जो घरों में MCB लगी होती है ना, उसी की हम बात कर रहे हैं। और घरों की जो MCB होती है उसमें आप देखते हैं ना, ऊपर नीचे आप उठाते गिराते हैं, तो वही हुआ मेरा MCB। और वो एयर में ही वो उठाते गिराते हैं, उसके लिए उस MCB के अंदर ऐसा कुछ भी आर्क क्वेंचिंग मीडियम लगा नहीं होता है। तो हम उसको क्या समझेंगे, एयर क्वेंचिंग मीडियम की बात किया जाए तो उसको हम समझेंगे एयर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, या कहेंगे एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हुआ। अगला वोल्टेज रेटिंग की बात की जा रही है, तो ये आप जान लीजिए इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है लगभग 600 वोल्टेज तक होता है। और इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, तो इसीलिए हम लिख देते हैं लो ब्रेकिंग कैपेसिटी, लो ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे सर्किट ब्रेकर में, जिसका नाम है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, इसी को हम बोलते हैं ACB। देखिए एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में भी आपको अगर याद हो तो कुछ ऐसा हुआ करता था ना, कुछ ऐसा हुआ करता था एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ये कुछ ऐसा करके ये बनाया करते थे हम लोग।
ये वाला कांटेक्ट मेन कांटेक्ट कॉपर का हुआ करता था, ऑक्सिलरी कांटेक्ट आपका कार्बन का हुआ करता था, ये मैकेनिकल ब्लो आउट कॉइल हुआ करती थी, और ये ऑक्सिलरी कांटेक्ट इसी को हम आर्क रनर भी बोलते थे। तो इलांगेशन और स्प्लिटिंग के कारण इसमें आर्क क्वेंच हुआ करती थी। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो इलांगेशन होता था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता था, इसमें कोई प्रेशर हम इन्वॉल्व नहीं करते थे। हुआ ये कि ये भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही वर्क करेगा। इसमें भी जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम होगा वो एयर होगा, और कितने प्रेशर पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो ये इसकी वोल्टेज रेटिंग होगी, इसकी वोल्टेज रेटिंग हमारा होगा 400 वोल्ट से ये 11 kV तक यूज़ होता है। और इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है 5 से लेकर 750 MVA, 5 से लेकर 750 MVA। अब आ जाइए अगले में, तीसरा हम लिख लेते हैं मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर मतलब हुआ MOCB। इसमें आर्क क्वेंचिंग मीडियम आप भली भांति जानते हो, ट्रांसफार्मर आयल यूज होता है। हम लिख लेते हैं ट्रांसफार्मर आयल, ट्रांसफार्मर आयल। अब अगर वोल्टेज रेटिंग की इसकी बात करें तो आयल सर्किट ब्रेकर हमारा 3.3 kV से लेकर यूज होता है 220 kV तक, ठीक है। और इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 150 MVA से लेकर 25,000 MVA तक इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब आ जाइए अगला, चौथा है आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर मीन्स VCB। इसमें क्या यूज होता है? क्वेंचिंग वैक्यूम होता है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हो वैक्यूम। और इसकी रेटिंग भी आपको पता ही होगा, 3.3 kV से होता है 36 kV तक। और इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होगी वो 250 MVA से लेकर 2000 MVA तक इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब आपका अगला है SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर, इसमें जो आपका आर्किंग मीडियम यूज होता है वो SF6 आर्क क्वेंचिंग मीडियम यूज होता है। SF6 गैस एट 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और या तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ समझिएगा, ये जो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ये 5 kg भी यूज होता है, और साथ ही साथ 7 kg पर सेंटीमीटर भी होता है, और साथ ही साथ 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। तो इससे हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों लेके चलते हैं। और इसकी वोल्टेज रेटिंग है वो यूज होती है 3.3 kV से लेकर 765 kV तक। और इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है 1000 MVA से लेकर 50,000 MVA तक इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी हुई। अब अगला मेरा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, थोड़ा सा राइटिंग नीचे लिखने में गड़बड़ हो जाती है, उसको आप माइंड नहीं करिएगा। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर यूज होती है, आप जानते हो। कंप्रेस्ड एयर एट प्रेशर ऑफ ये है 20 से 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं। और इसकी वोल्टेज रेटिंग है 66 kV से लेकर 1100 kV तक। और जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है 2500 MVA से लेकर 60,000 MVA तक होती है।
देखिए आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को बताया था कि 132 केवी से ऊपर यूज होता है, लेकिन ये कहीं कहीं पर दे दिया जाता है इसका डाटा कि 66 केवी से 1100 केवी तक। तो आप अगर जनरली कोई आप ऑप्शन रहा 132 केवी वाला, तो आप 132 केवी से ऊपर ही सही मानेंगे। लेकिन कभी कभी 66 केवी पर भी यूज कर लिया जाता है, ये कभी कभी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर 132 केवी से ही ऊपर यूज करेंगे, 132 केवी से ऊपर ही हम लोग यूज कर पाएंगे। चलिए, ये तो बात हुई मेरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर की। तो इधर तो आप इन सब के बारे में जानते हो, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी आप समझ रहे होंगे, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन अगर मैं इस साइड आऊँगा तो इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अब कन्फ्यूजन क्या क्रिएट करेगा कि अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब कि 33 केवी के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर आप यूज करेंगे, तो आप देखिए आपके पास क्या क्या चॉइसेस बन रही है। एक तो आपकी चॉइस ये बन रही है, देखिए एक तो आपकी चॉइस ये वाली बन रही। इसमें आपकी वोल्टेज रेटिंग क्या दिया है, 3.3 केवी से लेकर, इसको आप लिख लिए होंगे ना, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे समझिए। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब लिख लीजिए, या तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग लिख ही लिए होंगे। हाँ, तो अब आते हैं, अगर आपने किसी से कहा, आपसे कोई कहा कि 33 केवी का हमको कोई सर्किट ब्रेकर 33 केवी पर हमको यूज करना है, तो उस 33 केवी के सर्किट ब्रेकर को यूज करने के लिए आपको कौन कौन सा सर्किट ब्रेकर आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेटिंग में आएंगे। तो आपने देखा एक वोल्टेज रेटिंग ये है 3.3 केवी से लेकर 220 केवी तक, इसके कहीं बीच में 33 केवी आता होगा। ये कौन सा है, ऑयल वाला है। दूसरा वैक्यूम वाला हम देख रहे हैं, वैक्यूम वाले में भी मैं क्या देख रहा हूँ, 3.3 केवी से लेकर 36 केवी तक के बीच है, तो इसका मतलब इसके बीच में 33 केवी आता है। ये कौन सा है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। अब एक और है SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर कहाँ है, 3.3 केवी से लेकर 765 केवी के बीच यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इसके बीच में 33 केवी आप यूज कर सकते हैं, ये SF6 सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं। और आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या है, 66 केवी है, 33 केवी से अधिक हो जाता है। तो आपका 33 केवी पर सर्किट ब्रेकर को यूज करना है। और आपके पास ऑप्शन कौन सा है, 3 ऑप्शन है, आपके पास 3 ऑप्शन है। तो अभी तो हमने क्लासीफाई कर लिया था कि वोल्टेज के अनुसार हमने क्लासीफाई कर लिया, आर्क इंचिंग मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकर के टाइप्स में कोई दिक्कत नहीं, और वोल्टेज रेटिंग में हम देख रहे हैं कि मेरा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मैं 33 केवी के सर्किट ब्रेकर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें 3 सर्किट ब्रेकर आ रहे हैं। एक हमारा आयल सर्किट ब्रेकर आ रहा है, दूसरा मेरा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आ रहा है, तीसरा मेरा SF6 सर्किट ब्रेकर आ रहा है। तो अब ये फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया भाई कि इसमें तीनों में से कौन सा सर्किट ब्रेकर मैं यूज कर पाऊँगा, तीनों में से कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज मैं करूंगा, या मैं ये कहूँ दूसरे शब्दों में तीनों में से कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज तो मैं तीनों कर सकता हूँ, लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो कौन सा सर्किट ब्रेकर मैं ज़्यादा प्रिफर करूंगा। तो यहाँ से ये कन्फ्यूजन मेरा अभी तक बना हुआ है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक हम लोग और टेबल बना लेते हैं जिसमें ये प्रेफरेंस भी हम लेके चलें कि कौन सा किस वोल्टेज के लिए कौन सा ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगर पूछा जाए कि इस सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेंज क्या है, तो आप ये वाला बताएंगे, ये वाला बताएंगे, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए किसी स्पेसिफाइड अगर आपको वोल्टेज दे दिया जाए और कहा जाए कि इस वोल्टेज के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर मेरा बेस्ट होगा, तीनों में से आपको पूछ लिया जाए कौन सा सर्किट ब्रेकर मेरा बेस्ट होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। इस तीनों के कंडीशन में आप तीनों का यूज कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा चार्ट बनाएंगे, एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें हमको ये पता रहे कि ये स्पेसिफाइड वोल्टेज के लिए यही सर्किट ब्रेकर मेरा ज़्यादा अच्छा होगा, ये सर्किट ब्रेकर को मैं प्रिफर कर सकता हूँ। तो चलिए हम लोग वो वाली लिस्ट बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। इसको हटा दिया जाए, उसके बाद हम लोग चलते हैं
वो जो अगला जो हम लोग टेबल बनाएंगे वो सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर का बनाएंगे, और उसमें ये समझा जाएगा कि कौन सा सर्किट ब्रेकर ज़्यादा प्रिफर करने योग्य है, और बाकी सर्किट ब्रेकर के लाभ, हानि, नुकसान और क्या फ़ायदा है, कैसे क्या बनता है, ये सारी चीज़ तो आप समझ ही चुके हैं। और हमको अब सेलेक्ट करना है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर कितने वोल्टेज के लिए मेरा बेस्ट होगा। चलिए आइए हेडिंग डालिएगा। अब हेडिंग डालिए सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। हेडिंग डालिए सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब इसमें हम वोल्टेज, कोई एक स्पेसिफाइड वोल्टेज हम लोग ले ही लेते हैं। ये मेरा वोल्टेज हो गया है। अब इसमें मैं सर्किट ब्रेकर टाइप यूज कर लेता हूँ। सर्किट ब्रेकर टाइप्स, और ये मेरा हो जाएगा रीमार्क, है ना, ये मेरा रीमार्क। अब पहली कंडीशन हमने लिया, पहली कंडीशन में ये ले रहा हूँ अप टू 1 kV मीन्स 1000 वोल्टेज। तो इस 1000 वोल्टेज में मैं कौन कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज कर सकता हूँ। देखो MCB आप 600 वोल्टेज तक यूज करते हैं, उसके बाद आप क्या यूज करते हैं, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, है ना। रिमार्क आप खाली छोड़ देंगे। अब दूसरा हम लोग ये माने कि 3.3 kV से लेकर हम लोग 36 kV तक की बात करें, और 3.3 kV से लेकर 36 kV के रेंज में कौन कौन सा सर्किट ब्रेकर आप यूज कर सकते हो। देखो आप लोग तो एक यूज कर सकते हो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर मतलब ACB, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर मतलब ACB, और आयल सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं ना, इसीलिए हम लिख देते हैं मिनिमम आयल सर्किट ब्रेकर MOCB, ये भी यूज कर सकते हो। VCB भी यूज कर सकते हो, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर भी यूज कर सकते हो। इस कंडीशन में 3.3 kV से लेकर 36 kV तक के बीच में आप इतने सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं। ACB, MOCB, VCB, SF6 सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, आयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। लेकिन इन तीनों में प्रीफर किसको करेंगे हम, प्रीफर करेंगे VCB को। किसको करेंगे, VCB को। VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर प्रीफर्ड, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर प्रीफर्ड। इतने वोल्टेज पर तीनों ये 1 2 3 4 चारों में से कोई एक सर्किट ब्रेकर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम किसको यूज करेंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को। अब आ जाते हैं अगले पर। अगला है मेरा 132 kV टू 220 kV। इस कंडीशन में एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर आप यूज़ नहीं कर पाओगे, आप आयल सर्किट ब्रेकर यूज कर लोगे। और आप जानते हो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आप केवल यूज कर सकते हो 36 kV तक यूज कर सकते हो, इसलिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर नहीं यूज कर पाओगे। SF6 सर्किट ब्रेकर आप यूज कर लोगे, SF6 सर्किट ब्रेकर यूज कर लोगे। और 132 kV के ऊपर की बात हो रही है तो आप एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में प्रीफर किसको किया जाएगा, 132 kV से लेकर 220 kV के बीच में SF6 सर्किट ब्रेकर को। किसको, SF6 सर्किट ब्रेकर को, SF6 सर्किट ब्रेकर प्रीफर्ड।
SF6 सर्किट ब्रेकर प्रीफर्ड। अब आ जाते हैं 400 kV से लेकर 765 kV तक। इस कंडीशन में देखिए MOCB आपका जो है वो 220 तक ही यूज कर पाते थे आप, अब आप यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में SF6 सर्किट ब्रेकर, या तो यूज करिए या तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। लेकिन आपको हमने बताया ही था कि SF6 सर्किट ब्रेकर वाइडली यूज़ होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के कई सारे नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो करंट चोपिंग ही होता है। तो इसमें हम इसको ना यूज करके SF6 सर्किट ब्रेकर को ही यूज करेंगे। तो हुआ ये कि इस कंडीशन में भी SF6 सर्किट ब्रेकर को ही हम प्रीफर करेंगे, SF6 सर्किट ब्रेकर को ही हम प्रीफर करेंगे। तो देखो यार, इस तरीके से आपका ये मैं समझता हूँ आप ये लिख लिए होंगे। तो इस तरीके से आपका सर्किट ब्रेकर का टॉपिक अब कंप्लीट ही समझ लीजिए। और अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो सर्किट ब्रेकर स्टार्टिंग से मैं क्या क्या बताया हूँ। अगर आप स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले तो यही समझाया गया था कि सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं। उसके बाद ये बताया गया था कि सर्किट ब्रेकर किन किन कंडीशनों में हम यूज़ कर सकते हैं, और ये भी बताया गया कि इसमें आर्क कैसे बनती है, ये भी बताया गया कि आर्क कैसे क्वेंच करते हैं, उसकी क्या क्या विधियां हैं। आर्क जब बनती है तो कौन कौन से वोल्टेज बनते हैं, आर्क वोल्टेज हो, स्ट्राइकिंग वोल्टेज हो, रिकवरी वोल्टेज हो, या तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज हो, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है सर्किट पर, सर्किट के पैरामीटर का इन वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका डिस्कशन हो चुका है। आर्क को कैसे क्वेंच करते हैं, हाई करंट मेथड, हाई रेजिस्टेंस मेथड, लो रेजिस्टेंस मेथड। उसके बाद सर्किट ब्रेकर की रेटिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी, शॉर्ट टाइम रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो चुकी हैं। फिर बाद में आपका सर्किट ब्रेकर के टाइप्स बताया गया, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और तमाम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, सारी चीज़ सर्किट ब्रेकर का हमने डिस्कशन किया। उसके बाद लास्ट में हम सर्किट ब्रेकर का टेबल भी आपको बता दिए, स्पेशली कि याद करने में आपको ज़्यादा आसानी हो। तो यार देखो, इस तरीके से आपका सारा टॉपिक सर्किट ब्रेकर का कवर हो गया। अब जो मेरी अगली क्लास होगी वो क्या होगी, सर्किट ब्रेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर होगी। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूँगा, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के आएंगे, सारे टॉपिक्स को पढ़ के अगर मेरा वीडियो देखेंगे, तो होगा क्या, आप जैसे जैसे देखते चले जाएंगे ऑब्जेक्टिव आप साथ ही साथ सॉल्व करते चले जाएंगे। मतलब ये हुआ कि आपके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मैं उन्हीं को सेलेक्ट करूँगा, और जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको उसी टाइम क्लियर होते चले जाएंगे। तो हमको पढ़ना तो है ही है, तो हम ऐसा करें ना कि हमारा टॉपिक क्लियर रहे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सर्किट ब्रेकर के सभी टॉपिक को स्टडी करके फिर अगले लेक्चर के साथ जुड़िएगा, जिससे जो भी मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊँ आपको कम्प्लीटली समझ में आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा कहना मानेंगे और टॉपिक को पढ़ के अगले लेक्चर के साथ मेरे साथ आप लोग जुड़ेंगे। अब ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।